मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर रेडियो सिटी पर ये है गोल्डन माइक्स अवार्ड विनर डर। जी नमस्कार, मैं प्रीतम काले। जी बेसिकली मैं कोल्हापुर से हूँ और पुणे में पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुआ था। और ये बात आई थिंक यहाँ से 2011-12 की है, जब वहाँ पे मैं स्टडीज़ के लिए गया था। हमारा कॉलेज बहुत बड़ा था और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ थी। और वहाँ पे एक मेरा दोस्त भी बन गया था जिसका नाम था मंगेश पवार। वो सातारा से बिलोंग करता था, तो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमने एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें शेयर की। तो उसने बताया कि वो सातारा की बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी वहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन है, खेती बाड़ी है और ज़्यादातर आम के बागीचे हैं। तो सातारा में कैरी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और जहाँ से ये बिलोंग करता था मंगेश, वहाँ पर ज़्यादातर आम के फार्म्स ज़्यादा है। और उसने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पे जो फार्म्स है वो फार्म्स की कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब अगर अगल बगल में किसी और का खेत है तो वहाँ पर बाउंड्रीज नहीं है। तो मैंने मंगेश से पूछा कि भाई ये बाउंड्रीज के बिना खेत कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब आम तो कोई भी आके तोड़ के जा सकता है। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, वहाँ पे वो कुछ सीक्रेट पूजा करते हैं और उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनके आम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा और मैं ये सोच रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान किसी को कैसे भला प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर कुछ दिनों बाद हमारे वैकेशंस आने वाले थे दिवाली के, तो मैंने सोचा चलो मंगेश के गांव ही घूम कर आ जाएंगे, एक थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, वैकेशन भी निकल जाएगा। तो उसने सारे टिकट्स वगैरह अरेंज कर ली और हम दोनों निकल गए। तो हम लोग सातारा पहुंच गए। तो जैसे ही हम उतरे हम सीधा मंगेश के घर गए। तो जैसे ही हम घर पहुंचे बहुत अच्छे से हम सबसे मिले, उसके मम्मी पापा भाई बहन अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया। तो मंगेश ने कहा चल तुझे वो हमारे बागीचे दिखाता हूँ आम के। तो हम चले गए वहाँ पर उसके बागीचे देखने के लिए। मैं निकल गया, दोपहर का टाइम था और रास्ता ऐसा था, गांव के बाहर निकलना है तो खेत से होके एक रोड निकलता है, उसी रोड से हम बाहर जा सकते हैं। और जब हम उस रोड से गुजर रहे थे, ट्रस्ट मी, इतने बड़े आम मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे और कोई भी जम करके उसे तोड़ के खा सकता था। तो हम जस्ट मंगेश के बगीचे में भी पहुंच गए थे और मेरा मन ललचा गया। मैंने मंगेश से मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे क्या आम है यार। अरे तोड़ू नकोस, मेरे को भी खाने की परवानगी नहीं है उसे। अरे पर क्यों ना तोड़ू यार, तेरे दादाजी थोड़ी यहाँ पे देखने आने वाले, मुझे मैं खा रहा हूँ कि नहीं, वो तो गए ऊपर, मैं तो तोड़ के खा रहा हूँ। नहीं, हम कोई भी इस बगीचे के आम तोड़ के खाते नहीं। ऐसा थोड़ी होता है यार, आम तो पेड़ पे उगते खाने के लिए। अरे भाई एक आम से क्या हो जाएगा। देख, जिद मत कर, छोड़ दे, मैं दूसरे आम लेके आता हूँ, लेकिन इन आम को हाथ मत लगा। तो हम लोग खेत घूम के घर निकल गए और शाम को घर आकर हमने खाना खाया। खाना खाकर हमने सोचा कि चलो एक सिगरेट पी लेते हैं और हम लोग सिगरेट पीने के लिए घर से निकले। तो जैसे हम जा रहे थे, मंगेश की फैमिली का आम का बागीचा आया। जैसे ही मुझे वो दिखा तो मुझे दोपहर की बात याद आ गई और मैंने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू किया उसके दादाजी को लेकर, जो प्रोटेक्ट करते हैं उनके खेत वगैरह वगैरह। अरे मंगेश, ये देख तेरे दादाजी के कॉपीराइट वाले आम। अरे यार मजाक छोड़, आम के पीछे कब से पड़ा है तू? अभी भी खाने का मन कर रहा है यार। अरे छोड़, दम मार के जाते हैं, जल्दी चल, अंधेरा भी हो रहा है और यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एक तोड़ ले, तेरे दादाजी है तो शायद तेरे को कुछ करेंगे नहीं। तो मैंने ऐसा करके उनके दादाजी पर मजाक वाली बात की। तो उसने बोला कि नहीं भी नहीं तोड़ सकता, मेरे दादाजी है तो क्या हुआ, तो पनिशमेंट तो सबके लिए एक ही है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या पनिशमेंट होगी तेरी, तू तो उनका पोता है, मतलब तेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हो, तेरे को पोते को थोड़ी कोई सज़ा देंगे। बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं तोड़ सकता, परमिशन के बिना मैं नहीं तोड़ सकता। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं,
मत तोड़, चलेगा घर जा। जब मैं और वो चल रहे थे तो पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अब पता नहीं, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था और वहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी। तो हम मोबाइल की लाइट्स ऑन करके रास्ते पर चल रहे थे। तो फिर से मतलब किसी की आहट मुझे महसूस हुई कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मंगेश को बोला, भाई मंगेश रो, कुछ फील हो रहा है क्या, पीछे कोई है क्या? तो उसने बोला कि भाई कोई नहीं है। हम लोग ने थोड़ा तेज़ी से चलना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने फास्ट चलना स्टार्ट किया तो वैसे ही मुझे पीछे से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा हुआ। अरे मंगेश, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है यार। अभी देख, रात को मजाक मत कर, चल जल्दी चल। अरे नहीं यार, सच में। और मैं जैसे ही वो महसूस हुआ मुझे, मैं रुक गया। फिर वो हाथ कंधे से होकर मेरी कलाई पर आ गया। मंगेश यार, अभी मेरा हाथ पकड़ लिया यार किसी ने। अरे क्या हुआ? मंगेश मैं हिल नहीं पा रहा हूँ यार। अरे क्या हुआ तुझे? मंगेश अरे ठीक है ना तू? मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ किसी ने कस के जकड़ लिया हो और अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो मंगेश ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और वो मुझे खींच रहा है जोर से, लेकिन मैं हिल नहीं रहा। और वो भी डर गया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहा है। उसने काफ़ी ज़ोर देके मुझे हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ज़रा भी नहीं हिल रहा। और अब तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं मन ही मन चिल्ला रहा था, मंगेश मुझे बचा ले, मंगेश मुझे बचा ले, लेकिन मेरे मुंह से ये आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की। 2 मिनट के लिए मैं पूरा सुन रहा। मंगेश भी बुरी तरह से टेंशन में था। आसपास कोई नहीं था। शाम के 8-9 बजे थे। सुनसान सड़क थी और मंगेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस चिल्लाए जा रहा है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। 2 मिनट तक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ कर रखा है। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा होश आया और मेरी बॉडी एकदम से ढीली पड़ गई और मैं गिर गया। मंगेश ने जैसे तैसे मुझे उठाया और घर लेकर गया। और जब मंगेश मुझे घर लेकर आया तब उसकी दादी ने जब मुझे चेक किया तब मुझे बहुत तेज़ बुखार था। जो हमारे साथ हुआ था मंगेश ने सब कुछ उसकी दादी को बता दिया और उसकी दादी ने मुझे देखना स्टार्ट किया और मुझे गीले कपड़े से पोंछने लगी क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा था। जब मैं सोया था तब नींद में मैं बड़बड़ा रहा था, मला माफ करा, मला माफ करा, सोडून द्या मला, मी अशी चूक परत नाही करणार, सोडून द्या मला। मुझे पता नहीं मैं किससे माफ़ी मांग रहा था। तब सारे घर वाले मेरे पास आकर जमा हो गए और उसकी दादी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। सोडून द्या मला। अरे बाळा, काय झालं तुला? सोडून द्या, काय बडबडतोयस तू? सोडून द्या मला, उगी माझ्या बाळा। मला माफ करा। ही तुझा बाळ नाही आहे, मग कोण तुम्ही? मी आहे तुकाराम, या घराचा मालक. याला काय वाटलं, हा माझ्या द्वारी देऊन हा माझीच चेष्टा करणार? मी याला सोडणार नाही, अजिबात सोडणार नाही याला. याने चूक केलेली आहे, याची शिक्षा याला मिळणारच. नाही सोडणार मी याला आता, नाही नाही. फिर अचानक मंगेश के दादाजी की आवाज़ में मैं बात करने लगा। सो बेसिकली मराठी में वो ये बोल रहे थे कि ये मेरे ही बगीचे में आके मेरा ही मजाक उड़ा रहा था और कैरी भी खानी थी उसको, तो मैं अब इसको नहीं छोड़ूँ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं उसको सबक सिखा कर रहा हूँ। फिर मंगेश की दादी ने उनसे काफ़ी सारी बातें की और उनको मनाने की कोशिश कर रही थी कि इसे छोड़ दो, ये हमारे मेहमान हैं। अहो, माफ करा त्याला, आपल्या बाळाचाच मित्र आहे तो. अहो जाऊ दे, सोडून द्या त्याला.
उनकी दादी कंटिन्यूसली उनको मना रही थी कि इन्हें छोड़ दो, लेकिन वो ठस से मस नहीं हो रहे थे। उनका बस यही कहना था कि मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। 1-1.5 घंटे तक मनाने के बाद वो आखिरकार मान गए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मंगवाई, और माफ़ी के तौर पे उन्होंने एक नींबू और एक नारियल उनके बागीचे में रखने के लिए कहा, और वो मेरे शरीर से निकल गए। 2 दिन तक मैं बेड पर था, मुझे बुखार था। उसके बाद वो मेरे शरीर में नहीं आए, लेकिन वो फीलिंग मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वो क्या था, वो समझ में नहीं आया कि ऐसा भी कुछ होता है। ये एक्सपीरियंस मुझे होने के पहले मैं ज़रा भी ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद मैं विश्वास भी करता हूँ और यकीन भी करता हूँ कि भूत, प्रेत, आत्माएं होती हैं और उनसे डरना भी चाहिए। रेडियो सिटी पर ये है गोल्डन माइक्स अवार्ड विनर डर।